नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे इंसान की जिसका नाम लेते ही विज्ञान में आई एक क्रांति की याद आ जाती है। नाम है गैलीलियो गैलीली। तो चलिए इस कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। और इसकी शुरुआत के लिए स्टीफन हॉकिंग के इस एक वाक्य से बेहतर और क्या हो सकता है। ये सिर्फ एक तारीफ नहीं है, ये एक तरह से ऐतिहासिक सच्चाई बयान करता है कि गैलीलियो का असर कितना जबरदस्त था। तो सवाल यही है कि आखिर ये हुआ कैसे? कैसे एक अकेले इंसान ने हजारों साल से चली आ रही सोच को चुनौती दे दी? और सिर्फ चुनौती ही नहीं दी, बल्कि हमारे ब्रह्मांड को देखने का पूरा नजरिया ही हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए इसी सफर को समझते हैं। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, आधुनिक विज्ञान का जनक। देखिए, गैलीलियो को जो ये टाइटल मिला है ना, फादर ऑफ मॉडर्न साइंस, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये इसलिए है क्योंकि उन्होंने दुनिया को देखने के हमारे तरीके में एक बुनियादी, एक फंडामेंटल बदलाव ला दिया था। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, एक विद्रोही का निर्माण। मतलब उस वैज्ञानिक क्रांतिकारी को समझने से पहले उस इंसान को समझना जरूरी है, क्योंकि उसकी कहानी उसकी बनाई दूरबीन से कई ज्यादा पुरानी है। एक दिलचस्प बात यह है कि यूनिवर्सिटी में गैलीलियो का एक निकनेम था, द रैंगलर, मतलब झगड़ालू। और ये नाम बिल्कुल सटीक बैठता था उनके ऊपर। वो बहस करने में माहिर थे, उनकी बातें अक्सर तीखी होती थीं। इसी वजह से वो जितने प्रभावशाली थे, उतने ही कह सकते हैं कि लोगों को पसंद नहीं आते थे। लेकिन एक बात पक्की थी, वो बहस करने से कभी पीछे नहीं हटते थे, खासकर तब जब उन्हें यकीन होता था कि वो सही हैं। अब ये विद्रोही स्वभाव आया कहाँ से? तो ये उन्हें विरासत में मिला था अपने पिता विंसेंजो से। वो एक म्यूजिक थ्योरिस्ट थे। उन्होंने ही गैलीलियो को सिखाया कि जो भी स्थापित सत्ता है उस पर आंख मूंद कर विश्वास मत करो, सवाल उठाओ। उन्होंने सिखाया कि एक्सपेरिमेंट करना और उसे नापना कितना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने गणित और एक्सपेरिमेंट के बीच का वो गहरा रिश्ता समझाया। सोचिए, संगीत और विज्ञान का कितना अनोखा मेल। और फिर गैलीलियो का शुरुआती करियर काफी तेजी से आगे बढ़ा। सोचिए, एक चर्च में झूलते हुए झूमर को देखने जैसी मामूली सी बात से लेकर गणित के प्रोफेसर बनने तक उनका दिमाग हर वक्त कुछ ना कुछ नया खोजने में लगा रहता था। यहां तक कि पैसों की तंगी भी उन्हें नए नए आविष्कार करने के लिए उकसाती थी। और बस यहीं से हम पहुंचते हैं गैलीलियो की क्रांति के एकदम सेंटर में, उसके दिल में। बात सिर्फ ये नहीं थी कि उन्होंने क्या देखा, बल्कि असली बात ये थी कि उन्होंने कैसे देखा। उनका नजरिया ही अलग था। गैलीलियो ने किया क्या? उन्होंने एक्सपेरिमेंट और मैथ्स यानी प्रयोग और गणित को एक ऐसे क्रांतिकारी तरीके से जोड़ दिया जो पहले किसी ने नहीं किया था। वो उन पहले विचारकों में से थे जिन्होंने साफ साफ कहा कि प्रकृति के जो नियम हैं वो असल में गणितीय हैं। उनका तो मानना था कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है ना, ये एक किताब की तरह है और इसे पढ़ने के लिए आपको गणित की भाषा आनी चाहिए। और ये सोच अपने आप में एक क्रांति थी। उस जमाने में लोग अरस्तु जैसे पुरानी ज्ञानियों की लिखी बातों को ही सच मानते थे। लेकिन गैलीलियो ने कहा, नहीं, हम पुरानी किताबों पर नहीं, बल्कि अपनी आंखों से जो देखेंगे, जो नापेंगे, उस पर यकीन करेंगे। और ये एक बहुत बड़ा कदम था, विज्ञान को फिलॉसफी और धर्म से अलग करने का। अब बात राय की नहीं थी, बात सबूत की थी। और फिर आई दूरबीन। गैलीलियो ने उसे और बेहतर बनाया, और जब आसमान की तरफ घुमाया तो ऐसे ऐसे सबूत मिले जो सीधे सीधे उस पुरानी सोच को चुनौती दे रहे थे कि धरती ही ब्रह्मांड का केंद्र है। वीनस के फेजेस दिखना, जुपिटर के चारों ओर घूमते चांद मिलना, हर एक नई खोज उस पुरानी धारणा की दीवार पर एक और चोट थी। चलिए अब कहानी के उस मोड़ पर आते हैं जहां से असल टकराव शुरू होता है। गैलीलियो का ये कहना कि सूरज ब्रह्मांड का केंद्र है, पृथ्वी नहीं, इस बात ने उन्हें सीधे सीधे उस दौर की सबसे ताकतवर संस्था यानी कैथोलिक चर्च के सामने ला खड़ा किया। और ये टकराव बहुत तेजी से बढ़ा, अपनी खोजों को छापने से लेकर अपनी उस मशहूर किताब डायलॉग तक, जिसमें उन्होंने इशारों इशारों में पोप का ही मजाक बना दिया था। उनका हर कदम उन्हें चर्च के साथ एक फाइनल शोडाउन, एक आखिरी टकराव की ओर ले जा रहा था। और फिर आया फैसला जो बेहद सख्त था। उन्हें धर्म के खिलाफ जाने का कट्टर संदिग्ध करार दिया गया। उन्हें मजबूर किया गया कि वो अपनी सारी बातें वापस लें, कहें कि वो गलत थे। और सजा, जिंदगी भर के लिए घर में नजर कैद। सोचिए, ब्रह्मांड की सच्चाई बताने की ये कीमत चुकानी पड़ी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती है। असल में यहीं से उनकी विरासत का सबसे मजबूत अध्याय शुरू होता है, क्योंकि कैद में होने के बावजूद गैलीलियो के जज्बे को और उनके काम को कोई रोक नहीं पाया।
जरा सोचिए इस बात को। एक इंसान घर में कैद है और उसी कैद में वो अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन काम लिख रहा है, टू न्यू साइंसेज। इसमें उनकी 40 साल की मेहनत का निचोड़ था मोशन और मटेरियल्स पर। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत था कि उनके शरीर को तो कैद किया जा सकता था, लेकिन उनके दिमाग को, उनके विचारों को नहीं। 359 359 साल, इतने साल लग गए। साल था 1992, जब पोप जॉन पॉल द्वितीय ने आखिरकार माना और इस बात पर अफसोस जाहिर किया कि गैलीलियो के साथ चर्च का बर्ताव गलत था। सच की एक बहुत बहुत लंबी लड़ाई थी। और आज गैलीलियो की विरासत हर जगह है। जुपिटर के वो चांद जिन्हें हम गैलीलियन मून्स कहते हैं, उनके नाम पर बना स्पेसक्राफ्ट, एक्सेलरेशन की यूनिट गैल, यहां तक कि सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम तक। गैलीलियो का नाम आज भी साइंस और खोज का दूसरा नाम है। ये उनके जबरदस्त असर का जीता जागता सबूत है। तो इस पूरी कहानी को गैलीलियो के ही एक विचार के साथ खत्म करते हैं। अगर ये ब्रह्मांड वाकई एक किताब है जो गणित की भाषा में लिखी है, तो उन्होंने हमें उस किताब को पढ़ना सिखाया। लेकिन सवाल आज भी वही है कि इस किताब के और कौन-कौन से पन्ने हैं जिन्हें पढ़ना अभी बाकी है। ज्ञान की वो खोज जिसकी मशाल गैलीलियो ने जलाई थी, वो आज भी जल रही है।